दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आज बिहार दिवस है। जहां बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से बिहार को अलग करके एक राज्य बनाया था। आज 22 मार्च को बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 22 मार्च से 24 मार्च तक बिहार दिवस पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में 3 दिनों तक चलेगा। जब कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद बिहार सरकार ने बिहार दिवस इस बार धूमधाम के साथ मनाने का फैसला किया है। इसकी तैयारी जिला स्तर पर की जा रही है। साल 2020 में 22 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लगने के कारण बिहार दिवस नहीं मनाया गया था। वहीं साल 2021 में भी कोरोना की दूसरी लहर के आने से किसी तरह का सरकारी आयोजन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार दिवस को लेकर के सभी सरकारी कार्यालयों को रंगीन बल्ब से सजाया गया है। जब बिहार दिवस 22 मार्च को यानी कि आज है, लेकिन यह समारोह 3 दिनों तक चलेगा। 22, 23 और 24 मार्च तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में खेत से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बक्सर से ऐसा ही मामला सामने आया है। जब सोने का सिक्का निकलते ही गांव वालों में उसे लूटने के लिए होड़ मच गई। वहीं दूसरी ओर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। बात इतनी फैल गई कि पुलिस को आना पड़ा। यहां तक कि खेत की घेराबंदी तक कर दी गई। खेत से कुल सोने के 6 सिक्के मिले हैं, जिसमें से पुलिस ने 3 बरामद कर लिए हैं। वही बाकी सिक्के अभी नहीं मिल सके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह मामला है क्या। तो पूरा मामला बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड क्षेत्र के गिरधर बराव गांव का है। जहां हरिहर शाह के आलू के खेत से सोने के सिक्के मिलने की बात जैसे ही गांव में फैली तो लोगों की भीड़ लग गई। जब गांव के लोगों ने खेत की खुदाई शुरू कर दी। जहां इस बात की भनक गांव वालों को लगी तो फिर देर रात गांव वाले भी मिट्टी की खुदाई करने लगे। जहां इस दौरान 2 व्यक्ति को एक सिक्के मिले। दोस्तों बात करते हैं कि होली के दौरान बिहार के भागलपुर, बांका और मधेपुरा जिले में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ का इलाज अभी भी जारी है। इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका के डीएम और एसपी की ज्वाइंट जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों की मौत की वजह शराब का सेवन करना नहीं बताया गया है। वहीं जांच पूरे होने के बाद ही पूरे मामले की तहकीकात सामने आने का दावा किया जा रहा है। जब बांका के लोगों की संदिग्ध मौत की बात करें तो बांका जिले के डीएम और एसपी के द्वारा भी एक संयुक्त जाँच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को भेजा है। इस ज्वाइंट रिपोर्ट में जहरीली शराब के सेवन से किसी भी व्यक्ति की मौत की बात से साफ इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली जो बात सामने आई है वह किसी भी मृत का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। आपको बता दूं कि भागलपुर, बांका और मधेपुरा जिले में संदेहास्पद स्थिति में 40 लोगों की मौत हो गई है। बात भागलपुर की करें तो वहां 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि बांका में 12 और मधेपुरा में कई और लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि मार्च महीने की तीसरे हफ्ते में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। जब बिहार में इस वक्त चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, पारा 41 डिग्री के पार जा चुका है। यहाँ मौसम विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक शनिवार को होली के दिन बिहार में बांका का सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार के ज्यादातर जिलों में पारा 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। जहाँ पटना में भी अधिकतम तापमान लगातार सामान्य से बहुत ज्यादा ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। जब मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बिहार में बारिश के कोई भी आसार नहीं है, लिहाजा गर्मी का सितम लोगों को इसी तरीके से झेलना पड़ेगा। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री, गया का 37 डिग्री, भागलपुर का 39 डिग्री, पूर्णिया का 37 डिग्री, पश्चिमी चंपारण का 38 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 34 डिग्री, छपरा का 35 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसके मुताबिक 24 मार्च तक ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री या फिर उसके आसपास रहने की उम्मीद है। जब पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा में आज अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक हो सकता है, जबकि 24 मार्च को 38 से 40 डिग्री तक के पारे रहने की उम्मीद है। जहाँ दक्षिणी पूर्वी बिहार जैसे भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में आज भी पारा 38 से 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसी भी इलाके के अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है और न ही निकट भविष्य में बारिश की कोई संभावना है। लिहाजा मार्च महीने में ही गर्मी के सितम से लोग परेशान हो रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से सस्ती कीमत पर अनाज दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड के जरिए मुफ्त में यानी कि फ्री में लोगों को गेहूं, चावल सहित दूसरी राशन सामग्री बांटी थी। अगर आपके घर में किसी नए सदस्य की एंट्री हुई है तो आप उसका नाम आराम से राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। जहाँ इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको आसानी से परिवार के एक नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ सकते हैं। अगर किसी परिवार में बहू का आवागमन होता है या फिर छोटे बच्चे का जन्म होता है तो फिर उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाया जा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, किसी परिवार में बहू आती है तो फिर सबसे पहले उसके आधार कार्ड को अपडेट करना होता है। जब पिता के नाम की जगह पति का नाम जोड़ा जाता है, इसके साथ ही एड्रेस में ससुराल का पता अपडेट कराना होता है। जब वहीं बच्चे के जन्म के बाद आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इन सभी दस्तावेजों के साथ खाद्य विभाग अधिकारी को राशन कार्ड में नाम जोड़ने की एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आप घर बैठे ही राशन कार्ड में नाम जोड़ना चाहते हैं तो फिर इसके लिए राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन राशन कार्ड मेंबर एड वाले सेक्शन में जाकर के नए सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से सेल्फी ने जान ले ली। यह हादसा मोतिहारी में हुआ है, जहां गंडक नदी में नाव पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक नाव असंतुलित होकर के पलट गई, जिससे नाव पर सवार 5 बच्चे नदी की तेज धार में डूबने लगे। जहां 5 बच्चों में 2 बच्चों को ग्रामीणों की मदद से तो बचा लिया गया है, लेकिन 3 बच्चे लापता है, यानी कि 3 बच्चे की जान चली गई है। लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिली जानकारी के अनुसार मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के कराण गाँव के कुछ बच्चे घास काटने के लिए गंडक नदी पार कर रहे थे। जब नाव में मोतिहारी से अपने दोस्त के घर होली मनाने आए 3 बच्चे भी सवार हो गए। जब गंडक नदी पार करते समय ये बच्चे नाव पर ही सेल्फी लेने लगे। जब सेल्फी लेते समय नाव असंतुलित होकर के पलट गई और इसमें सवार सभी बच्चे डूबने लगे। जब बच्चों को स्थानीय लोगों ने डूबते देखा तो फिर लोगों के प्रयास से 2 बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया। 2 बच्चों की जान बच गई, लेकिन 3 बच्चे नदी की तेज धार में बह गए, यानी कि 3 बच्चे की मौत हो गई। जब ग्रामीणों की लाख कोशिश के बाद भी जब तीनों का कोई सुराग नहीं लगा, तब इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन अधिकारी को दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि होली की समाप्ति के बाद अब मेट्रो सिटी दिल्ली और मुंबई आदि शहर लौटने के लिए लोग परेशान हैं, क्योंकि रेल में सीटें लगभग पहले से फुल है। होली स्पेशल ट्रेन में भी सीटें नहीं हैं। इतना ही नहीं, फ्लाइट में भी सीटें फुल है। जिन्होंने पहले से ही अधिक किराया देकर के बुकिंग कराई है उन्हें तो थोड़ी राहत है। इसमें खास तौर पर दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जब पटना एयरपोर्ट से फिलहाल 50 जोड़ी फ्लाइट का परिचालन हो रहा है। पटना एयरपोर्ट द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली के लिए 10 जोड़ी फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। कोरोना के 3rd वेव के बाद से फ्लाइट के फेयर रेट में 25 से 50% तक की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि जिन्हें दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटी लौटना है उनके पास फ्लाइट से जाने के अलावा विकल्प नहीं होने के कारण बढ़े हुए किराए के साथ सफर करने की मजबूरी है। जहां हालांकि ट्रेवल एजेंट इसे नॉर्मल बता रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 12वीं पास युवा बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 20 से 25 साल की आयु के 12वीं पास कर चुके बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह की दर से मिलेगी। जहां आप चाहे तो सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि ये योजना बहुत पहले ही नीतीश सरकार लागू कर चुकी है। बहुत से लोगों को अभी भी मालूम नहीं है, इसीलिए हम आपको भी बता रहे हैं। जहां आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को भत्ता दिया जाता है जिन्होंने 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं की है, अर्थात अगली कक्षा में नामांकन नहीं किया है। जहां ऐसे लोगों को रोजगार की तलाश के लिए 2 साल तक भत्ता दिया जाता है। साथ में आपको आवेदन के लिए दस्तावेज के बारे में बता दे रहे हैं कि आपको आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना चाहिए ही चाहिए। साथ निश्चय युवा मिशन.बिहार.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड समय में दिया है। इसके बाद बोर्ड अब मैट्रिक का रिजल्ट देने की तैयारी कर रहा है। मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी के बीच हुई थी, जब बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.बिहार.gov.in पर रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि पूर्वी चंपारण में गणित की परीक्षा में नकल के कारण हो रही दोबारा परीक्षा के कारण माना जा रहा है कि अब रिजल्ट अप्रैल के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में
आ सकेंगे। सूत्रों की माने तो मार्च में मैट्रिक का रिजल्ट आने की संभावना नहीं दिख रही है। जहां इसके पीछे का कारण पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने 17 फरवरी को पहली पाली में हुई गणित की परीक्षा में नकल की पुष्टि की है। उनकी रिपोर्ट के बाद अब पूर्वी चंपारण में 25 केंद्र पर गणित के पेपर की दोबारा परीक्षा 24 मार्च को कराई जा रही है। फिर कॉपियों की जांच के बाद टॉपरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जहां इस प्रक्रिया में अब रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह तक आने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नए फॉर्मूले अपनाती है, तो दूसरी ओर शराब तस्करी में लगे धंधेबाज भी गोरख धंधा को बनाए रखने का तरीका ईजाद करते रहते हैं। यहाँ तक कि जिस शराब को बनाने में मात्र 100 रुपये का खर्च आता है, उसे तस्कर 2500 रुपये में बेचते हैं। यह शराब से होने वाली यही बड़ी कमाई शराब तस्करों को बिहार में बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। दरअसल राजधानी पटना में पुलिस ने एक होम्योपैथी डॉक्टर को नकली शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर के होम्योपैथी दवा और केमिकल का इस्तेमाल करके मात्र 5 मिनट में एक बोतल नकली शराब बना देता था। जब होम्योपैथी दवा से नकली शराब बनाने के इस फॉर्मूले में 93% अल्कोहल वाली दवाई और स्प्रिट तथा केमिकल को मिला करके वाटर में मिला करके शराब बनाई जाती थी। जब फिर जिस ब्रांड की मांग होती थी उसका स्टिकर चिपका करके बाजार में तस्करी की जाती है। सूत्रों का कहना है कि नकली शराब बनाने के इस फॉर्मूले में एक बोतल शराब बनाने में 100 रुपये का खर्च आता था, जबकि बाजार में इसे 2500 रुपये तक में बेचा जाता था। पटना में पत्रकार नगर और गौरीचक्के थाने में हुई छापेमारी में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब का ये गोरख धंधा चलाने वाला मुख्य सरगना होम्योपैथी डॉक्टर राजीव रंजन है। पुलिस को आरोपी के 2 ठिकानों से लाखों रुपए मूल्य की शराब और फिर अन्य सामग्री मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का असर लगभग खत्म हो चुका है। जब स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार बिहार में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या मात्र 42 रह गई है। जब पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के कुल 4 मरीज मिले हैं। कोरोना का खौफ खत्म होने की ओर पहुंच जाने से न सिर्फ आम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, बल्कि बिहार के अस्पताल भी अब कोरोना फ्री हो रहे हैं। जब पटना में कोरोना के उपचार के लिए चिन्हित 4 प्रमुख अस्पताल केंद्र कोरोना मुक्त घोषित किए गए हैं, यानी कि अब यहाँ कोरोना के एक मरीज दाखिल नहीं है। जब पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और पटना एम्स को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अधिकांश बीमार लोगों के घरों में ही स्वस्थ होने की बात सामने आई थी। यहां तक कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और फिर दूसरी की तुलना में कम घातक रही है। उस तरीके की अफरा तफरी देखने को नहीं मिली है जैसे कि विकट स्थिति अप्रैल-मई 2021 में हुई थी। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर का असर शांत होने की खबर होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की लहर चल रही है, जब वही फिल्मों को लेकर के बॉलीवुड भी 2 हिस्सों में बढ़ गया है। अब आमिर खान ने फिल्म का सपोर्ट किया है। आमिर खान एसएस राजामौली की फिल्म RRR के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए थे। द कश्मीर फाइल्स पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा है कि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जल्द ही फिल्म को देखने वाले हैं। जहां आमिर खान ने कहा है कि ये हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जिससे हमारा दिल दुखता है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वह बहुत दुख की बात है। ऐसे एक विषय पर जो फिल्म बनी है, हर हिंदुस्तानी को ये देखना चाहिए। आमिर खान आगे कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए कि एक इंसान पर जब अत्याचार होता है तो फिर क्या बीतती है। ये उन फिल्म सभी लोगों के लिए भावुक करती है जो मानवता पर विश्वास करते हैं, और ये बेहतरीन चीज़ है। ऐसे में मैं ये फिल्म जरूर देखना चाहता हूँ। साथ ही मैं खुशी हूँ कि फिल्मों को सफलता मिल रही है। आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स साल 1989 से लेकर के 1990 तक घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या और फिर उनके पलायन पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई की मार आम जनता पर बढ़ती ही जा रही है। जब दूध, चाय, कॉफ़ी और मैगी के बाद रोजमर्रा के सामान के रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। उपभोक्ताओं को अब दैनिक इस्तेमाल के उत्पादकों के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे चीज़ों के दामों में उछाल की वजह से एमएफएस जैसी कंपनियां अपने उत्पादकों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। डाबर और पार्ले जैसे कंपनियों की स्थिति पर नजर है और वे मुद्रास्फीति दबाव से निपटने के लिए सोच विचार करके कदम उठाएगी। कुछ मीडिया खबरों में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने पिछले सप्ताह अपने खाद्य उत्पादकों के दाम बढ़ा दिए हैं। पार्ले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह ने पीटीआई से कहा है कि हम उद्योग द्वारा कीमतों में 10 से 15% तक की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कीमतों में भारी उतार चढ़ाव
भाव है, ऐसे में अभी तक कहना मुश्किल है कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी। उन्होंने बताया है कि पाम तेल का दाम 180 रुपये प्रति लीटर तक चला गया था, अब ये 150 रुपये लीटर पर आ गया है। इसी तरह कच्चे तेल का दाम $140 प्रति बैरल पर जाने के बाद $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। शाह ने कहा है कि हालांकि कीमतें अब भी पहले की तुलना में ऊंची हैं, जब पिछली बार एमएफसीजी कंपनियों ने पूरी तरीके से जिस कीमतों में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला था। शाह ने कहा है कि अब सभी 10 से 15% वृद्धि की बात कर रहे हैं, हालांकि उत्पाद की लागत कहीं अधिक बड़ी है। उन्होंने कहा है कि अभी पार्ले के पास पर्याप्त स्टॉक है, जब कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला 1 या फिर 2 माह में लिया जाएगा। इस तरह की राय जताते हुए डाबर इंडिया के मुख्य प्रवक्ता अधिकारी अंकुश जैन ने कहा है कि मुद्रास्फीति लगातार ऊंची बनी हुई है। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसे कंपनियों ने पहले ही चाय, कॉफी और नूडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। इन कंपनियों ने जींस कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डाला है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के मुद्दे पर बड़ी बात कह दी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि मैं किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहा हूं, अपनी भी पार्टी को नहीं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि नागरिक और समाज को साथ रहना चाहिए और जाति एवं धर्म के बावजूद सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि मेरा मानना है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्षतावादी थे। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और दहशतगर्द जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान प्रेरित दहशतगर्द ने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड को लेकर के सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। जहां अभी तक लोग असमंजस में थे कि कौन कौन ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, अब ई श्रम कार्ड की पात्रता को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मजदूर, किसान और कुछ छात्र भी आवेदन करा सकते हैं। जहां ई श्रम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 26 करोड़ 78 लाख से भी अधिक लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से सबसे अधिक यूपी का आंकड़ा है। जहां जनवरी माह में स्कीम के तहत 1,000 रुपये पात्र लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी करोड़ों खाते ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है। हालांकि अब दूसरी किस्त को लेकर की भी बात चल रही है। अप्रैल प्रथम सप्ताह में दूसरी किस्त का पैसा भेजने की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां मामला सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के लौर पंचायत का है, जहां के दबंग सरपंच मोहम्मद मुस्तकीन ने शनिवार को देर रात अपने ही गांव के एक परिवार की बच्ची के चरित्र पर सवाल उठाया। वहीं जब परिवार वालों ने सरपंच का विरोध किया तो फिर उन्होंने पीड़ित परिवार के घर में घुस करके 3 लड़कियों के साथ छेड़खानी की। इस दौरान मारपीट होने पर सरपंच ने धारदार हथियार से प्रहार करके एक लड़की की नाक काट दी। ऐसा करने के बाद दबंग सरपंच ने खुद थाने पहुंच करके पीड़ित परिवार के खिलाफ ही आवेदन देकर के चुनावी रंजिश में मारपीट करने का आरोप लगाया है। ऐसे में पीड़ित लड़कियों ने भी थाने पहुंच करके पुलिस को आपबीती सुनाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि लोर गांव के सरपंच मोहम्मद मुस्तकीन ने उनकी छोटी बेटी पर गलत आरोप लगाया, जिसका विरोध उसके 2 बहनों ने किया। इस बात से नाराज दबंग सरपंच ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के उनके घर पर धावा बोल दिया। जब पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि सरपंच ने उन लोगों के साथ छेड़खानी भी की है और बाद में धारदार हथियार से प्रहार करके एक लड़की की नाक काट दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम टॉप रैंक कर रहा है। जहां अमेरिका में स्थित एजेंसी ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं को लेकर के सर्वे के आधार पर यह लिस्ट जारी की है। ग्लोबल लीडर के इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 77% रैंकिंग मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप रैंक पर है। जहां 13 देशों के नेताओं में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी को ही मिली है। जहां पीएम मोदी ने इस बार दुनिया के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। टॉप रैंकिंग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। सिर्फ अप्रूवल रैंकिंग ही नहीं बल्कि डिसअप्रूवल रैंकिंग में भी पीएम मोदी में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। सर्वे में शामिल होने वाले लोग नेताओं को डिसअप्रूवल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की डिसअप्रूवल रेटिंग सबसे कम 17% है। दोस्तों, बात करते हैं कि बेगूसराय जिले के रजौरा की घटना के बाद बरौनी में एक खास वर्ग के द्वारा 2 लोगों को चाकू मारे जाने की घटना पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने शासन और प्रशासन पर कानून व्यवस्था को लेकर के निशाना साधा है। पूरी घटना से नाराज गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिला है तो फिर वे न्याय की भीख मांगने गाँव-गाँव जाएंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है।
आपको बता दूं कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती चाकू से घायल मरीज से मिलकर के पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस देश की आज़ादी के पहले मुसलमानों की तादाद 3 करोड़ से कम थी, जो अब 20 से 30 करोड़ हो गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने मुसलमानों को गले लगाया, हमने मुसलमानों की आबादी बढ़ाने से कोई एतराज नहीं की, पर हमारे ऊपर प्रहार क्यों? ये बात ठीक नहीं है कि बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान गए उन्हें वहां प्रताड़ित किया गया और अब पाकिस्तान में हिंदू खत्म है। हमें इस देश में बढ़ते मुस्लिम आबादी से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा मुस्लिम कट्टरवादी सोच से है। हमें खतरा वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनेताओं से है। ये दोनों मिलकर के भारत की अमन चैन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। बेगूसराय के राजौरा की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कल से प्रशासन का रवैया हिंदुओं को तबाह करने को लेकर हो रहा है, यानी कि सच को छुपाने और फिर मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मेरा राज्य के मुखिया और प्रशासन से निवेदन है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और न्याय दिलाएं। जो दोषी है उनको पकड़ने की जगह हिंदुओं के गांव में जाकर के हिंदू महिलाओं को तंग किया जा रहा है। जो साजिश करता है उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत से मक्का निर्यात में तेजी देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने में इसमें 28.5% की बढ़ोतरी दर्ज की हुई है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण मक्का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। इसका फायदा सबसे अधिक बिहार के किसानों को होगा, जब कुल मक्का उत्पादन में बिहार का हिस्सा करीब 25% है। जब देश के कई और राज्यों के किसान भी बड़े पैमाने पर मक्का की खेती करते हैं। जब निर्यात में बढ़ोतरी से किसानों को अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने यानी कि अप्रैल जनवरी के दौरान देश से मक्का निर्यात 28.5% से बढ़कर 81.63 पर पहुंच गया। जहां इससे पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में मक्का निर्यात 63.48 डॉलर रहा था। जब बांग्लादेश और नेपाल भारतीय मक्का के प्रमुख खरीदारों में शामिल है। जहां हमें 10 माह में बांग्लादेश ने भारत से 34.55 करोड़ डॉलर के मक्का का आयात किया। जहां नेपाल का आयात इस दौरान 13.21 करोड़ डॉलर रहा। मक्का के अन्य प्रमुख आयातों में वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, ताइवान और ओमान शामिल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरा महत्वपूर्ण अनाज है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। जब भारत में मक्का का उत्पादन पूरे साल होता है। यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। इस सत्र में मक्के के 85% क्षेत्र में खेती होती है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, जहां अनाज की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात करते हैं। इसमें गेहूं, मक्का, सूरजमुखी जैसे तेल उत्पाद प्रमुख है। और मक्का निर्यात की बात करें तो फिर दोनों देश का वैश्विक शेयर 19.5% रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज में स्थित शांति विहार कॉलोनी से एक फर्जी एडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी में फर्जी एडीएम के साले ने ही भूमिका निभाई। जब फर्जी एडीएम पटना के गर्दनीबाग में स्थित अलकापुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लोगों को शंका ना हो इसको लेकर के उसने एसएसपी जयंतकांत, डीएम मुजफ्फरपुर, एसडीएम मुजफ्फरपुर इत्यादि नाम से बहुत सारे नंबर को सेव कर रखा था। साथ ही उसमें उनकी प्रोफाइल फोटो भी लगा रखी थी। इसके साथ ही उसके आवाज़ से एडीएम कटिहार और एडीएम मुजफ्फरपुर के बोर्ड सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई है। जहां उसने लोगों को दिखाने के लिए पिस्टल लाइटर भी रखा हुआ था, ताकि कोई शंका ना करे कि ये असली या फिर नकली एडीएम है। कई बार किसी पैरवी में सदर थाने पर पहले भी नकली एडीएम पधार चुका है। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने नकली एडीएम की बात पूछने पर बताया है कि पहले भी वह थाना आ चुका है। जहां इस पर शंका भी होती थी, इसलिए उन पर नजर भी रखा जा रहा था। लेकिन इसी बीच उनके साले ने उनके खिलाफ सदर थाने में शिकायत दर्ज करके सच्चाई को उजागर करने का अनुरोध किया है। जब गिरफ्तार होने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए पिछले दिनों हुए उपचुनाव ने महागठबंधन के 2 दलों राजद और कांग्रेस की राह अलग कर दी थी। अब बिहार विधानसभा की एक और सीट बोचहा में होने वाले उपचुनाव ने एनडीए में ऐसी ही स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। जब बोचहा में अपने प्रत्याशी की दावेदारी को लेकर के भाजपा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच चल रही तनातनी के बीच जदयू ने सुलह पर
कम करने की बात कही है। बोचहा में अपने प्रत्याशी की दावेदारी को लेकर के भाजपा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच चल रही तानातनी के बीच जदयू ने सुलह पर काम करने की बात कही है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा है कि इस सीट पर प्रत्याशी देने से पहले भाजपा को मुकेश सहनी को विश्वास में लेना चाहिए था। जब मुजफ्फरपुर के बोचहा में वीआईपी के मुसाफिर पासवान के निधन होने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं, जब भाजपा ने इस सीट पर बेबी कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक समय वे बोचहा से विधायक रही है, जब वही वीआईपी का कहना है कि बोचहा की सीट उनकी है, निधन उनकी विधायक का हुआ है। उन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि बोचहा से वे मुसाफिर पासवान के पुत्र को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाएंगे। इस वजह से इस सीट को लेकर के एनडीए में ही तनातनी हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति की गई है। ये बातें हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हुई है। जब बिहार में लगभग 23 वर्षों बाद लैब टेक्नीशियनों की पदों को भरा गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 1160 लैब टेक्नीशियनों की पोस्टिंग बिहार के अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है। इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जाँच में आसानी होगी और आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्ना ने एक बार फिर से देश का बंटवारा किया, बीजेपी वाले दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं। इस समय 2 बार गोर से गांधी को मार देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में गांधी को दोबारा मत मार दो, मंदिर तो लोग बनाएंगे, बीजेपी वाले मंदिर क्यों बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि 5 किलो राशन दो और लोग मोदी मोदी करने लगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर फाइल्स को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जिस तरीके से भारत सरकार कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही है, उससे उनके खराब मंसूबे सामने आ गए हैं। जब पुराने जख्मों पर मरहम लगाने और फिर 2 समुदाय के बीच बेहतर माहौल बनाने की जगह वे उन्हें अलग कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूटीन हर कोई जानने को उत्सुक रहता है। उनके कम सोने वाली बात तो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। जब महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं ताकि उन्हें सोने की जरूरत ना पड़े और देश के लिए 24 घंटे काम करते रहें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री देश के लिए हर मिनट काम करते हैं। पाटिल ने कहा है कि पीएम मोदी नींद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे 24 घंटे जाग कर देश के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा है कि वे 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं। आगे महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री बहुत कुशलता से काम करते हैं और देश में किसी भी पार्टी में होने वाली घटनाओं से अवगत है। एक बार राजनीतिक इंटरव्यू से हटकर के बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। इस दौरान अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निजी जीवन से जुड़े कई सवाल किए थे। इसमें एक सवाल प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नींद के विषय पर सवाल किया गया था कि आप केवल 3-4 घंटे कैसे सोते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रहे मेरे मित्र बराक ओबामा भी मुझसे यही सवाल पूछते रहते थे। इस पर पीएम मोदी का जवाब था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रहे मेरे मित्र बराक ओबामा भी मुझसे यही सवाल पूछते रहते थे। अब भी मिलते हैं तो फिर पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी नींद बढ़ाई है। दरअसल मेरी जो ट्रेनिंग हुई है 20-22 साल की, ये अब आदत बन चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि गांधी मैदान में आज 22 मार्च को 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जहां समापन समारोह 24 मार्च को होगा। इस दिन राज्यपाल फागू चौहान शिरकत करेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार दिवस समारोह बिहार की माटी की खुशबू, अस्मिता और उसकी पहचान का प्रतीक है। जब बिहारियों के लिए यह दिन गौरव का विषय है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि समारोह का उद्घाटन शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस समारोह का थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है। उद्घाटन समारोह के ठीक बाद ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। जब 500 ड्रोन एक साथ गांधी मैदान के ऊपर होंगे। जब बिहार दिवस पर इस तरह का शो पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह लेजर शो का भी आयोजन होगा। दिल्ली हाट की तर्ज पर पटना हाट भी लगाया जाएगा। इसमें बिहार के स्वाद और व्यंजन रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि नेशनल बुक ट्रस्ट की मदद से बिहार दिवस पर पुस्तक मेला भी आयोजित किया जाएगा। जहाँ गांधी मैदान में ही पर्यटन स्थल और नदियों का मानचित्र भी प्रदर्शित किया जाएगा। जहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। विभिन्न विभागों के पंडाल भी लगाए जाएंगे। जहाँ बीएमपी का डॉग शो और पुलिस बैंड से जुड़े आयोजन भी होंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप बिहार में किसी खास प्रायोजन से जमीन खरीदने हैं तो फिर आपसे निबंधन शुल्क और स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह खबर के अनुसार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। यह सरकार ने औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल बिहार में जमीन की कीमत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है, जिसके कारण बहुत से लोग उद्योग लगाने के लिए बिहार में जमीन की खरीद नहीं करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क को समाप्त कर दिया है। जानकारी की माने तो सरकार के इस कदम से बिहार में उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी और उद्योग भी बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या फिर बाहर कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाएगा, उसकी खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बोहचा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार का सियासी तापमान इन दिनों उफान पर है। भाजपा और वीआईपी के बीच बोहचा उपचुनाव को लेकर के छिड़ी लड़ाई में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। जहां मुकेश सहनी के संबंध आजकल बिहार में एनडीए के सबसे बड़े घटक दल भाजपा से तल्ख चल रहे हैं। यह वही भाजपा है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को महागठबंधन छोड़ने के बाद एनडीए कोटे से सीट आवंटित की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा के बोचा सीट को लेकर के भाजपा के उम्मीदवारों से नाराज चल रहे मुकेश सहनी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। दरअसल रविवार को दिन में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुकेश सहनी को लेकर के एक बयान दिया था और कहा था कि मुकेश सहनी एनडीए में बने रहें ये देखा जाना चाहिए। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी दिल्ली लौट गए। जहां मुख्यमंत्री से मुकेश सहनी की इस मुलाकात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें बोझा उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। मुकेश सहनी ने भाजपा के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा कि भाजपा ने बगैर उनसे विचार विमर्श किए वहां सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के घटक के रूप में अभी बिहार में है और गठबंधन धर्म के तहत इस मसले पर किसी भी फैसले के पहले चर्चा की जानी चाहिए थी। मुकेश सहनी की इस मुलाकात का आने वाले दिनों में क्या परिणाम सामने आता है, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। दोस्तों बात करते हैं कि कश्मीर के एक युवा मुस्लिम एक्टिविस्ट ने 90 की दशक की घटनाओं के लिए कश्मीरी पंडितों से हाथ जोड़कर के माफ़ी मांगी है और दावा किया गया है कि वे खुद भी हिंदुओं के नरसंहार के चश्मेदीद है। उन्होंने एक स्थानीय न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान ये बात कही है और फिर कई ट्वीट के जरिए भी कश्मीर के मुसलमानों से आगे बढ़ करके अपना गुनाह कबूल करने और फिर सामूहिक माफ़ी मांगने को लेकर कहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने उस युवा मुस्लिम एक्टिविस्ट का वीडियो शेयर किया है और उसकी तारीफ में कुछ खास बातें लिखी है। जब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर सामूहिक माफी मांगने की एक कश्मीरी मुस्लिम युवा की पहल की जमकर सराहना की है, तारीफ की है। दरअसल स्थानीय एएनएन न्यूज़ पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट या सेक्युलर के महासचिव जावेद बेग ने कहा है कि वे कश्मीर के संग्रामपुर नरसंहार के चश्मदीद हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरीके के बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया था। जहाँ उन्होंने कहा है कि आज के युवाओं को पिछली पीढ़ियों की गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए द कश्मीर फाइल्स के फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट पर लिखा है कि यदि कोई इस युवा आदमी को जानता हो तो फिर मेरा प्यार और शुक्रिया उन तक पहुँचाएँ। दरअसल टीवी डिबेट में मुस्लिम युवा ने कहा है कि दर्जनों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर दिया गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिन लोगों को मारा गया वे ना तो आज़ादी रोक रहे थे और न ही किसी कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे थे। वे निहत्थे लोग थे। अगर वे नरसंहार नहीं है तो फिर क्या है? उन्होंने कहा कि उसका गुनाह क्या था और इसके लिए हम सबको मिलकर के सार्वजनिक तौर पर कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके लिए आपको फिल्म की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान अपने ट्वीट को लेकर के हमेशा खूब सुर्खियां बटोरे हैं। ऐसा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हैं तो कभी भाजपा का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए और समर्थकों पर चुटकी लेते हुए अब कमाल आर खान यानी कि KRK ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करके खुद को देशभक्त कहने वालों पर तंज कसा है। KRK ने ट्वीट में लिखा है कि भारत के पंजाब को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने प्रभाकरण को रोकने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन आज के भारत में ये देशद्रोही हो गए हैं और वे देशभक्त बन गए हैं जिन्होंने देश के लिए भी
भी कोई किल नहीं लगाई है। यह अशिक्षित लोग वाले देश में ही हो सकता है। इतना ही नहीं, कमाल आर खान ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को बना करके एक बड़ी गलती कर दी है। अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो फिर भारत में हर भारतीय मुसलमान कूड़े के टुकड़ा बन जाएगा। कश्मीर इंडिया में है तो फिर मुसलमानों की बची कुछ इज्जत भी बची है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।